रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लोग इसे अक्सर उसकी ताकत, राजनीति और बर्फीले इलाके के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ की असली जिंदगी कैसी है? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको रूस के 15 चौंकाने वाले तथ्य दिखाएंगे। इसमें आपको पता चलेगा यहाँ की ठंडी जगहों की सर्दी, बड़े शहरों की लाइफस्टाइल, परंपराएं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी, कुछ अजीब लगेंगी और कुछ बिल्कुल नए अनुभव बताएंगी। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें और जानिए रूस की असली जिंदगी, सिर्फ सही और भरोसेमंद जानकारियों के साथ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, रूस का आकार और टाइम जोन। रूस की लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि इसे 11 टाइम जोन में बांटा गया है। इसका मतलब यह है कि जब मॉस्को में लोग सुबह की कॉफी पी रहे होते हैं, ठीक उसी समय व्लादिवोस्तोक में लोग रात को सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतना बड़ा देश होने की वजह से यहाँ मौसम, संस्कृति और जीवन शैली में भी काफी अंतर है। मॉस्को की सर्दियां सेंट पीटर्सबर्ग की ठंडी सर्दियों से थोड़ी अलग होती है। मॉस्को में लोग गर्म कपड़े पहनकर शहर की हलचल में शामिल होते हैं, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में हल्की ठंड के बावजूद लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं। इसी तरह दक्षिणी रूस में गर्मियों में तापमान काफी बढ़ जाता है, जबकि उत्तरी इलाके में ठंड बनी रहती है। रूस के बड़े आकार की वजह से प्रशासनिक और सरकारी कामकाज भी चुनौतीपूर्ण होते हैं। हर टाइम जोन में अलग अलग सरकारी कार्यालय, स्कूल और ऑफिस के समय होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉस्को में नया नियम लागू हो जाता है, लेकिन कुछ दूर दराज इलाकों में वही नियम थोड़े समय बाद लागू होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ओयमयाकोन। दुनिया की सबसे ठंडी जगह साइबेरिया में स्थित ओयमयाकोन दुनिया का सबसे ठंडा ऐसा स्थान है जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान -47 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो इंसान के लिए रहने लायक सबसे कम दर्ज तापमान में से एक है। इतनी ठंड होती है कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में उछाल दें तो वह कुछ ही सेकंड में बर्फ बनकर नीचे गिरता है। इस जगह पर सर्दी इतनी कड़ी होती है कि यहाँ का पानी, मिट्टी, जंगल सब कुछ महीनों तक जम जाता है और सूरज भी कई दिनों तक ठीक से दिखाई नहीं देता। ओयमयाकोन में रहने वाले लोगों ने इस मुश्किल मौसम में जीना सीख लिया है। यहाँ के घर खास तरीके से बनाए जाते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। दीवारें मोटी होती हैं, खिड़कियां डबल कांच की होती हैं और हीटर हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ की गाड़ियां लगातार चालू रखी जाती हैं, क्योंकि अगर इंजन एक बार बंद हो गया तो उसे दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई परिवार अपने जानवरों को भी गर्म कमरों में रखते हैं ताकि वे ठंड से मर न जाएं। यहाँ के लोग बहुत मजबूत और अनुशासित होते हैं। उनका पहनावा भी बेहद खास होता है। वे फर कोट, मोटे जूते और कई लेयर्स में कपड़े पहनते हैं। स्कूली बच्चे 40 डिग्री सेल्सियस में भी स्कूल जाते हैं और स्कूल सिर्फ तब बंद होता है जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। खाने में भी उनके पास अलग विकल्प होते हैं। इतनी ठंड में सब्जियां नहीं उग पाती, इसलिए लोग मांस, मछली और गर्म सूप अधिक खाते हैं। यहाँ की पारंपरिक डिशेज बर्फीली मछली से बनती हैं, जिन्हें बिना पकाए ही खाया जाता है क्योंकि वह जल्दी पिघलती ही नहीं। ओयमयाकोन की कठोर जिंदगी ने लोगों के स्वभाव को भी बदल दिया है। यहाँ के लोग शांत, धैर्यवान और सहयोगी होते हैं। उनकी मजबूती और हिम्मत देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, व्हाइट नाइट्स का जादू। रूस के शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में गर्मियों के दौरान एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है, जिसे व्हाइट नाइट्स कहा जाता है। इस समय सूरज पूरी तरह डूबता ही नहीं और रात भर हल्की रोशनी बनी रहती है। मतलब यह कि रात भी दिन जैसी लगती है। आसमान में हल्की सुनहरी और नीली रोशनी फैली रहती है और ऐसा महसूस होता है जैसे शाम कभी खत्म ही नहीं हो रही। यह नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ इसे देखने के लिए रूस आते हैं। व्हाइट नाइट्स के समय शहर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। जहां आम दिनों में रात होते ही जगहें शांत हो जाती हैं, वहीं इन दिनों रातों में सड़कों पर भीड़ रहती है। लोग देर रात बाहर घूमते हैं, कैफे और रेस्टोरेंट देर तक खुले रहते हैं और पार्कों में भी लोग बैठकर इस खूबसूरत रोशनी का आनंद लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में इस समय खास फेस्टिवल भी होता है, जिसमें संगीत, नृत्य, आतिशबाजी और नदी पर चलने वाली नावों के शो होते हैं। व्हाइट नाइट्स का अनुभव कुछ ऐसा होता है जैसे दिन और रात का मेल एक साथ हो गया हो।
कई लोग कहते हैं कि यह समय इंसानी दिमाग और दिल को बेहद शांत और खुश कर देता है, क्योंकि रोशनी हमें ऊर्जा और सकारात्मकता देती है। कलाकार, लेखक और फोटोग्राफर इस समय को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यह खूबसूरत रोशनी उनके काम को जादुई बना देती है। व्हाइट नाइट्स रूस की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक आकर्षण का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आकर लोग समझते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी हो सकती है और रोशनी की छोटी सी मात्रा भी जिंदगी में कितनी खुशी ला सकती है। फैक्ट नंबर 4, जनसंख्या और महिलाओं की संख्या। रूस में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। यहाँ हर 100 महिलाओं पर केवल लगभग 86 पुरुष मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में पुरुषों की तुलना में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं रहती हैं। यह संख्या अंतर दुनिया के बहुत से देशों से अलग है और इसे रूस की जनसंख्या में एक बड़ा असंतुलन माना जाता है। इस अंतर के कई कारण बताए जाते हैं: कठिन मौसम, स्वास्थ्य समस्याएं, युद्धों का इतिहास और पुरुषों की औसत उम्र का कम होना। रूस में औसतन पुरुष महिलाओं की तुलना में कई साल पहले ही जीवन खो बैठते हैं, इसलिए बुजुर्ग आबादी में भी महिलाएं अधिक दिखाई देती हैं। इस जनसंख्या संतुलन का असर समाज और दैनिक जीवन पर भी काफी दिखाई देता है। शादी और रिश्तों में महिलाओं के पास विकल्प कम होते हैं, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम होने से कंपटीशन बढ़ जाता है। कई जगहों पर महिलाएं लंबे समय तक बिना विवाह के रहती हैं और कुछ अपनी जिंदगी अकेले ही बिताती हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं की बड़ी संख्या होने के कारण कई क्षेत्रों में महिला कर्मचारी अधिक दिखती हैं, लेकिन साथ ही कई जगहों पर उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। रूस की सामाजिक गतिविधियों, संस्कृति और परिवार व्यवस्था पर भी इस असंतुलन का प्रभाव पड़ता है। त्योहारों, सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं की उपस्थिति अधिक नजर आती है। कई छोटे शहरों और गांवों में यह अंतर और भी ज्यादा होता है, जहां पुरुष काम के लिए दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं और महिलाएं घर और परिवार संभालती हैं। कुल मिलाकर रूस की यह जनसंख्या स्थिति देश की समाज संरचना को काफी प्रभावित करती है और आने वाले समय में भी यह एक महत्वपूर्ण विषय बनी रहेगी। फैक्ट नंबर 5, एपिफनी स्नान की परंपरा। रूस में हर साल जनवरी महीने के दौरान हजारों लोग बर्फीली नदियों और झीलों में डुबकी लगाते हैं। इस अनोखी परंपरा को एपिफनी स्नान कहा जाता है। यह एक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक परंपरा है, जिसमें लोग मानते हैं कि ठंडे पानी में डुबकी लगाने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। इस समय बाहर का तापमान अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और पानी लगभग बर्फ जैसा ठंडा होता है। लोग नदी की मोटी जमी हुई बर्फ को काटकर क्रॉस के आकार का छेद बनाते हैं और फिर उसमें 3 बार डुबकी लगाते हैं। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक मजबूती का भी प्रतीक मानी जाती है। कई लोग इसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत और शुद्ध भावना के तौर पर देखते हैं। उनके अनुसार इतनी कड़वी ठंड सहने से मन और शरीर दोनों मजबूत बनते हैं। रूस में कई परिवार सालों से इस परंपरा का हिस्सा बनते आ रहे हैं और इसे अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं। एपिफनी स्नान के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। पुलिस, मेडिकल टीमें और रेस्क्यू सेवाएं आसपास रहती हैं ताकि किसी को भी परेशानी होने पर तुरंत मदद मिल सके। लोग मोटे और विशेष कपड़ों में आते हैं और पानी से निकलने के तुरंत बाद गर्म तौलिया और गर्म चाय या सूप लिया जाता है। यह परंपरा रूस में सैकड़ों सालों से चल रही है और आज भी हर साल हजारों लोग इसे निभाते हैं। कई पर्यटक भी इसे देखने और समझने के लिए रूस आते हैं। जिन्हें यह अनुभव होता है वे कहते हैं कि डुबकी लगाते समय शरीर कांपता जरूर है, लेकिन इसके बाद अंदर से एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। फैक्ट नंबर 6, रूस की कठोर सर्दियां और जीवन। रूस के कई उत्तरी इलाके जैसे यमाल और याकूतिया इतनी कठोर सर्दी वाले स्थान हैं कि यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इन जगहों पर तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। इतनी ठंड में गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंजन जम जाता है और सड़कें बर्फ से ढक जाती हैं। इसलिए कई जगहों पर लोग गाड़ियों की जगह घोड़ों या स्लेज जानवरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बर्फ पर आसानी से सफर किया जा सके। कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान इतने तेज होते हैं कि लोग घंटों तक घरों में बंद रहते हैं और बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। इन जगहों के आसपास रहने वाले लोगों को
कई बार ध्रुवीय भालू भी दिखाई देते हैं। जब भोजन कम हो जाता है तो भालू गांवों के पास आ जाते हैं और लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए गांवों में सुरक्षा के लिए खास व्यवस्थाएं रखी जाती है। रात में बाहर जाना जोखिम भरा होता है क्योंकि अंधेरा और ठंड दोनों मिलकर हालात और भी कठिन बना देते हैं। फैक्ट नंबर 7, चुकची और एस्किमो लोग। रूस के उत्तरी इलाकों में रहने वाले चुकची और एस्किमो लोग बहुत ही खास और साहसी समुदाय माने जाते हैं। ये लोग दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी अधिक सर्दी में सामान्य जीवन जीना आसान नहीं होता, पर फिर भी ये लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इन इलाकों में जमीन साल भर जमी रहती है, इसलिए उनके घर ऊंचे लकड़ी के मंचों पर बनाए जाते हैं ताकि ठंडी जमीन से शरीर और घर को नुकसान न पहुंचे। कई जगहों पर ये लोग बर्फ के ब्लॉकों से बने इग्लू भी इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर से काफी गर्म होते हैं। यहाँ खेती लगभग असंभव है, इसलिए उनका मुख्य भोजन मछली, सील, समुद्री जानवर और बारहसिंगा होता है। ये लोग सूखी और कच्ची मछली भी खाते हैं क्योंकि सर्दी में खाना पकाने की चीजें सीमित होती हैं। उनके कपड़े भी बहुत खास होते हैं। वे बारहसिंगा, ध्रुवीय भालू या समुद्री जीवों की खाल से बने मोटे कपड़े पहनते हैं जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। फर से बनी टोपी, दस्ताने और जूते उनकी पहचान है। यात्रा के लिए ये लोग स्लेज, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बारहसिंगा या कुत्ते खींचते हैं। कई बार घने बर्फीले तूफान में यह ही एकमात्र साधन होता है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। इन समुदायों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं। वे जंगल, समुद्र और जानवरों को भगवान का रूप मानते हैं और मानते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही जीवन संभव है। कठोर मौसम, सीमित सुविधाएं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद चुकची और एस्किमो लोग अद्भुत हिम्मत, एकता और मेहनत से अपनी जिंदगी सुंदर तरीके से जीते हैं। फैक्ट नंबर 8, बैले और संस्कृति। रूस दुनिया भर में बैले के लिए बहुत प्रसिद्ध है और सेंट पीटर्सबर्ग को बैले का जन्म स्थान माना जाता है। बैले एक ऐसा नृत्य है जिसमें सुंदरता, अनुशासन और भावनाओं का अद्भुत संगम होता है। इसे सीखना बहुत आसान नहीं है। बैले कलाकार बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं और यह अभ्यास कई वर्षों तक चलता है। हर दिन घंटों अभ्यास करने के बाद ही वे मंच पर कुछ मिनटों का जादुई प्रदर्शन कर पाते हैं। बैले में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और जूते देखने में भले ही बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इन्हें पहनना काफी कठिन होता है। बैले डांसर जो विशेष कठोर जूते पहनते हैं उन्हें पॉइंट शूज कहा जाता है। इन जूतों की नोक बहुत सख्त होती है, जिससे नर्तक अपनी उंगलियों के बल पर खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से उनके पैरों पर दर्द, सूजन और चोट भी हो जाती है। कई कलाकारों के पैर खून तक निकल जाते हैं, मगर वे रुकते नहीं, क्योंकि उनके लिए बैले सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। बैले कलाकारों की जिंदगी अनुशासन से भरी होती है। वे खास डाइट लेते हैं, रोज सख्त व्यायाम करते हैं और मन को मजबूत रखते हैं। मंच पर दर्शक जब उनकी उड़ती हुई चाल और मुलायम हरकतें देखते हैं तो किसी को अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत और त्याग छुपा है। रूस में बैले को कला और संस्कृति की पहचान माना जाता है। आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बैले स्कूल और थिएटर रूस में हैं, जैसे बोल्शोई थिएटर और मारियंस्की थिएटर, जहां का प्रदर्शन देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कुल मिलाकर बैले सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि रूस की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे लोग बहुत सम्मान और गर्व से देखते हैं। फैक्ट नंबर 9, वोडका का महत्व। रूस में वोडका सिर्फ एक पेय या शराब नहीं मानी जाती, बल्कि यह लोगों की संस्कृति, दोस्ती और रिश्तों का एक खास हिस्सा है। वहाँ कई मौकों पर वोडका का इस्तेमाल सम्मान और प्यार दिखाने के लिए किया जाता है। किसी मेहमान को वोडका ऑफर करना यह दिखाता है कि आप उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। रूस में एक दिलचस्प परंपरा यह भी है कि वोडका को धीरे धीरे नहीं बल्कि एक ही बार में पूरा गिलास पीना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई गिलास को आधा छोड़ देता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उनके हिसाब से यह दिखाता है कि आप साथ देने या भरोसा दिखाने में कमजोर हैं। इसलिए लोग टोस्ट, शुभकामना देते हुए बोलने के बाद पूरा गिलास खत्म करते हैं। कई समारोहों
जैसे शादी, त्योहार, जन्मदिन, फैमिली गेट टुगेदर या कोई खुशी का मौका वोडका के बिना अधूरे समझे जाते हैं। लोग एक दूसरे के लिए टोस्ट देते हैं, जैसे दोस्ती के नाम, परिवार के नाम, शांति के लिए, खुशियों के लिए आदि। यह परंपरा आपस में रिश्तों को मजबूत बनाने का तरीका मानी जाती है। वोडका रूस की ठंडी जलवायु में भी काम आती है। ठंड के मौसम में लोग इसे शरीर गर्म रखने के लिए भी पीते हैं। हालांकि डॉक्टर इसे स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं मानते, लेकिन ठंड में रहने वाले कई लोग इसे जरूरत या आदत की तरह देखते हैं। रूस में वोडका का इतिहास भी बहुत पुराना है, लगभग 600 साल से भी ज्यादा। यह समय के साथ रूस की पहचान, समाज और लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गई है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वोडका रूस में ही बनाई और पी जाती है। यानी रूस में वोडका सिर्फ शराब नहीं, बल्कि भावना, सम्मान और दोस्ती का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 10, मॉस्को की मेट्रो। मॉस्को की मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। यह ऐसे लगता है जैसे आप किसी शानदार आर्ट गैलरी या महल के अंदर चल रहे हों। यहाँ के स्टेशन बहुत खूबसूरत और कलात्मक तरीके से बनाए गए हैं। दीवारों पर भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग बने होते हैं। छतों से क्रिस्टल झूमर लटकते हैं और इमारतों में संगमरमर के बड़े स्तंभ लगे होते हैं। कुछ स्टेशनों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि वे किसी ऐतिहासिक स्मारक से कम नहीं लगते। हर स्टेशन की अपनी अलग कहानी और डिजाइन है। कुछ स्टेशनों को युद्ध की याद में बनाया गया है, कुछ में रूस की संस्कृति और इतिहास दिखाया गया है, और कुछ ऐसे हैं जहां रोशनी का खेल स्टेशन को चमकते हुए महल जैसा बना देता है। मॉस्को की मेट्रो दुनिया की सबसे गहरी और सबसे तेज मेट्रो में से एक मानी जाती है। लाखों लोग हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि लोग केवल सफर के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी खूबसूरती देखने भी आते हैं। कई टूरिस्ट सिर्फ मेट्रो में घूमने जाते हैं और हर स्टेशन पर रुककर फोटो लेते हैं। कहा जाता है कि जब यह मेट्रो बनाई जा रही थी, तब कलाकारों, वास्तुकारों, आर्किटेक्ट्स और मूर्तिकारों ने मिलकर इसे डिजाइन किया था, ताकि आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कला और सौंदर्य का अनुभव कर सकें। यही वजह है कि मॉस्को की मेट्रो को दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो माना जाता है। यह सिर्फ सफर का तरीका नहीं, बल्कि रूस की कला, इतिहास और पहचान का एक चमकदार उदाहरण है। फैक्ट नंबर 11, लाडा कार। रूस में एक कार बहुत मशहूर है, लाडा। ये कार देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी ताकत और भरोसेमंद प्रदर्शन इसे रूसियों की पहली पसंद बनाता है। सर्दियों में जब पूरी सड़कें बर्फ और बर्फीली हवाओं से ढक जाती हैं, तब कई महंगी और आधुनिक कारें रुक जाती हैं या फिसलने लगती हैं। ऐसे में लाडा कार बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ती रहती है। यही वजह है कि रूस में इसे बहुत सम्मान और भरोसे के साथ देखा जाता है। लाडा कार की बॉडी बहुत मजबूत बनती है और इसके टायर और इंजन ठंडे मौसम को सहने के लिए तैयार किए जाते हैं। रूस के दूर दराज और बर्फीले इलाकों में जहां सड़कें भी ठीक से नहीं बन पाती, वहां लाडा कार आसानी से चल जाती है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप रूस में रहते हैं तो लाडा आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन सकती है, क्योंकि यह मुश्किल मौसम में भी आपका साथ नहीं छोड़ती। यह कार किफायती भी है, यानी बहुत ज्यादा महंगी नहीं, इसलिए आम लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। यही वजह है कि लाडा रूस के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह दिखाई देती है। रूस की संस्कृति में भी लाडा का नाम शामिल है। कई फिल्मों, कहानियों और गानों में इस कार का जिक्र आता है। रूसियों के लिए यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि उनके मजबूत स्वभाव और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति का प्रतीक है। लाडा ने रूस में परिवहन को आसान बनाया है और आज भी यह लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। फैक्ट नंबर 12, चाय और समोवर की परंपरा। रूस में चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं है, यह दोस्ती, परिवार और दिलों को जोड़ने की परंपरा है। ठंडी सर्दियों में जब बाहर बर्फ गिर रही होती है, उस समय चाय लोगों के लिए गर्माहट और सुकून लेकर आती है। रूस में लोग चाय पीने के लिए सिर्फ कुछ मिनट नहीं देते, कई बार वे घंटों तक बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। यहाँ चाय पीने की एक खास परंपरा है जिसे समोवर कहते हैं। समोवर एक बड़ा धातु का बर्तन होता है जिसमें पानी गर्म किया जाता है और उसके ऊपर एक छोटी केतली रखी होती है जिसमें कड़क चाय बनी रहती है। परिवार और दोस्त समोवर के चारों ओर बैठते हैं। रूस में माना जाता है कि समोवर के साथ बैठना सिर्फ चाय पीना नहीं,
बल्कि रिश्तों को मजबूत करना है। इस दौरान लोग अपनी रोजमर्रा की बातें साझा करते हैं, समस्याएं बताते हैं और जीवन के पल एक साथ जीते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जिंदा है। चाहे शादी हो, त्योहार हो, परिवार का मिलन हो या ठंडी शाम, चाय और समोवर हर मौके पर मौजूद होते हैं। कई लोग कहते हैं कि समोवर के बिना घर अधूरा लगता है, क्योंकि यह घर में प्यार, गर्माहट और एकता का प्रतीक है। इसलिए रूस में चाय सिर्फ चाय नहीं, दिलों को जोड़ने वाला ब्रिज है। अगर आप कभी रूस जाएं, तो वहां चाय पीना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक सुंदर सांस्कृतिक अनुभव होगा। फैक्ट नंबर 13, पीटर द ग्रेट और दाढ़ी कर। रूस के इतिहास में एक बहुत दिलचस्प बात है, दाढ़ी पर टैक्स। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब रूस में दाढ़ी रखने के लिए लोगों को सरकार को कर देना पड़ता था। यह नियम रूस के मशहूर शासक पीटर द ग्रेट ने बनाया था। पीटर द ग्रेट यूरोप की तरह आधुनिक और विकसित समाज बनाना चाहते थे। उस समय यूरोप में साफ शेव, क्लीन शेव रखना स्टाइल और सभ्यता की निशानी माना जाता था। लेकिन रूस में अधिकतर पुरुष लंबी दाढ़ी रखते थे और इसे गर्व और परंपरा का प्रतीक मानते थे। पीटर द ग्रेट को लगा कि अगर रूस को आगे बढ़ना है तो लोगों को अपनी पुरानी आदतें बदलनी होंगी। इसी वजह से 1698 में उन्होंने एक नया नियम बनाया, जो भी आदमी दाढ़ी रखना चाहता है वह रख सकता है, लेकिन उसे अलग से टैक्स देना होगा। टैक्स भरने के बाद उन्हें एक धातु का छोटा टोकन, कॉइन दिया जाता था, जिससे साबित होता था कि उसने टैक्स दिया है। अगर किसी के पास वह टोकन नहीं होता तो उससे दाढ़ी कटवाने के लिए मजबूर किया जा सकता था। यह कानून कई वर्षों तक लागू रहा और बहुत विवादास्पद भी रहा। कई लोग इसे अपनी स्वतंत्रता और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ मानते थे, लेकिन समय के साथ यह नियम खत्म कर दिया गया और लोग फिर से अपनी पसंद से दाढ़ी रखने लगे। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक राजा ने देश की छवि बदलने की कोशिश में लोगों की दैनिक जिंदगी तक पर असर डाला। आज यह कानून इतिहास का एक अनोखा और रोचक हिस्सा बन चुका है, जिसे सुनकर लोग हैरान भी होते हैं और हंसते भी हैं। फैक्ट नंबर 14, सैन्य वाहन और टैंक का नागरिक उपयोग। रूस में कई ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में बहुत अजीब मानी जाएंगी, लेकिन वहां उन्हें बिल्कुल सामान्य समझा जाता है। इनमें से एक है पुराने सैन्य वाहन और टैंकों का नागरिक उपयोग। जी हाँ, रूस के कुछ इलाकों में लोग सेना के पुराने टैंक, आर्मर्ड ट्रक और भारी गाड़ियां खरीदकर उन्हें नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यह बात सुनकर पहले थोड़ा मजाक जैसा लगता है, लेकिन रूस में यह बहुत आम है, खासकर दूर दराज और बर्फीले इलाकों में। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब होती है और सर्दियों में सड़कें पूरी तरह बर्फ और बर्फीले पानी से भर जाती हैं। ऐसी जगहों पर सामान्य कारें चल ही नहीं सकती, इसलिए लोग पुराने सैन्य वाहनों को बदलकर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इन वाहनों को मछली पकड़ने, शिकार या कठिन इलाकों में यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इन्हें ऑफ रोड एडवेंचर, पर्यटन और यहाँ तक कि मोबाइल ऑफिस या छोटी दुकान में भी बदल देते हैं। कई लोग उन्हें अपने खेतों और ट्रांसपोर्ट के काम में भी इस्तेमाल करते हैं। यह वाहन बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसलिए उन्हें चलाना सुरक्षित माना जाता है। रूस के लोग कहते हैं कि जब मौसम बहुत खतरनाक हो तो टैंक से बेहतर कोई साथी नहीं। कभी कभी तो यह दृश्य भी देखने मिलता है कि सड़क पर कारों के बीच से टैंक जैसे बड़े वाहन आराम से गुजर रहे होते हैं और किसी को यह अजीब नहीं लगता। यह परंपरा दिखाती है कि रूस के लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेते हैं और अपनी रचनात्मक सोच से किसी भी चीज को काम में ला सकते हैं। फैक्ट नंबर 15, व्लादिमीर पुतिन का सफर। रूस के वर्तमान और लंबे समय तक प्रभावशाली नेता व्लादिमीर पुतिन की कहानी आम नहीं है। उन्होंने अपनाई थी शुरुआत एक खुफिया अधिकारी के रूप में। 1975 में उन्होंने KGB, सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में शामिल होकर बताया, सिखाया शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1990 के दशक में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पहले शहर स्तर पर काम किया और 1999 में राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे। और ये थे रूस के 15 चौंकाने वाले तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।